बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी अहम और तशवीशनाक खबर है कि पाकिस्तान में जो पंजाब में बिलखुसूस जो बारिशें हो रही हैं और उसके बाद जो भारत की जानिब से जो पानी छोड़ा गया है, और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी तारीख का जो है सबसे बड़े सैलाब को इस वक्त फेस कर रहा है, जो कि 1973 के बाद आया है, क्योंकि इस तरह का सैलाबी रेला उस वक्त आया था। इस वक्त जो दरियाए रावी है उसमें 2.5 लाख क्यूसिक, और सतलज में जो फिगर बताया जा रहा है वो 3 लाख, जबकि दरियाए चनाब में 7.7 क्यूसिक पानी जो है वो छोड़ा गया है। और इस हवाले से जो मानसून की बारिशें और सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं उसका अभी अंदाज़ा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन सबसे पहले जो काम हो रहा है वो यही हो रहा है कि जो मुतअद्दिद इलाके हैं, जो सैलाबी रेले हैं, जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको रिलीफ दिया जा रहा है, और जो इमदाद है वो उन तक पहुँचाई जा रही है। और इस वक्त पंजाब के मुतअद्दिद इलाकों में जो सैलाबी रेला है उसकी वजह से जो इंतज़ामिया है, ज़िले इंतज़ामिया, उन्होंने पाक फ़ौज को जो है वो 8 अज़ला में मदद के लिए तलब कर लिया, और ज़िले इंतज़ामिया के साथ जो मुतल्लिका इदारे उनके साथ पाक फोर्स जो है हमारी वो रेस्क्यू कर रही है। आज DGISPR ने भी प्रेस ब्रीफिंग की थी और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस ब्रीफिंग रही। उन्होंने कहा कि हालत जंग में हो या अमन में, पाक फ़ौज अवाम के साथ है, चाहे वो पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी मौजूद हो, क्योंकि उससे पहले हमने देखा था कि KP में, GB में और जो नॉर्दर्न एरियाज़ थे वहाँ पे जिस तरह के हालात व वाक़यात क्लाइमेट चेंज की वजह से थे, वहाँ पर भी हमने देखा कि पाक फ़ौज जो है वो आवाम की मदद के लिए मौजूद रही है। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर मुतासरा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू का काम जारी है। पाक फ़ौज के पंजाब, KP और आज़ाद कश्मीर में जो फ्लड यूनिट्स हैं वो इंतहाई मुस्तनद होकर काम कर रहे हैं। मेडिकल बटालियन भी मौजूद है, और अब तक 28,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया है, महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। 225 टन राशन उनमें तकसीम किया गया है। 20,000 से ज़्यादा मुतासर लोगों को मेडिकल सहूलियात भी दी गई हैं। इस वक्त नारवाल में जो सूरत हाल है और उसके की वजह से जो करतारपुर, जो कि बहुत बड़ा एक हमारा सिख भाइयों का एक मज़हब भी वहाँ पर उनका टेम्पल है, वहाँ पर भी रेस्क्यू किया गया है। 1600 जो स्टाफ है उनको वहाँ से रेस्क्यू कर दिया गया, और पानी को यकीनन इस वक्त जो है उसका इनखला करने की कोशिश की जा रही है। शारे कराकुरुम और स्कर्दू में भी रोड क्लियर हो चुकी है। और इन तमाम चीज़ों में DGISPR ने एक बड़ी अच्छी बात की कि एक तरफ तो आवाम की खिदमत पर मामूर है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो फितनों खवारिज के साथ जो दहशतगर्द हैं उनके साथ भी नंबरदार आजमा हैं। और जो आवाम को रेस्क्यू करने में हमारे 2 जवान जो है वो शहीद भी हुए हैं और 2 ज़ख्मी हो गए हैं। ये तमाम सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे। पैनल जो मेरे साथ मौजूद है उनका तारुफ करा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में इंजीनियर सलाउद्दीन साहब मौजूद हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ है क्लाइमेट में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद होंगे डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज, और हमारे साथ हमारे खुसूसी नुमाइंदा लाहौर से नवीद हयात भी मौजूद होंगे, जो हमें वहाँ की अपडेट्स देंगे। डॉक्टर रिजवान साहब, सबसे पहले आपसे बात कर लेती हूँ। सर, हमने ये देखा कि ये जो पिछले 24-36 घंटे जो हैं बड़े क्रूशल रहे इस वक्त पंजाब के बिलखुसूस कई शहरों में। एक तो सियालकोट में हमने देखा कि 450 से ज़ायद मिलीमीटर बारिश हुई है, वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। दीगर और बहुत से, शकरगढ़ का मकाम है, शादरा है, बहुत सारे अजला हैं पंजाब में। सर, क्या अपडेट देंगे रेस्क्यू के हवाले से आप? जी, हमें जैसे ही एक वार्निंग मिली और इंडिया ने हमसे शेयर की ऑन संडे मॉर्निंग, तो इमीडिएटली जो हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई उसके अंदर ये डिस्कशन हुई। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमने वहाँ डिसाइड किया कि जो भी लोग रिवर के बेड में बैठे हैं उनको वहाँ से निकाला जाएगा। तो हमने इवैक्यूएशन का प्रोसेस शुरू किया, और अब तक हमने 55,000 लोगों को, 55,000 से ज़्यादा लोगों को जो है हमने इवैक्यूएट किया। आज अल्लाह का शुक्र है कि उसकी वजह से जो पूरा एक प्रोसेस आया, इंडस और झेलम तो ठीक रहे, लेकिन चिनाब में हमने देखा कि वहां पे हुआ, और अभी अबरावी के अंदर इस वक्त जो पानी आया नागवाल से और वहां से तोता लाहौर और फिर आगे निकाला जाएगा। इसी तरह सतलुज में कसूर से जहां से एंटर किया और वहां से उकाड़ा, पाकपतन और बहावल नगर और बिहाड़ी के एरियाज को जो अफेक्ट कर रहा है, वहां पे हमारे पास काफी ज्यादा, तो हमारा मल्टीपल जगहों पे इस वक्त ऑपरेशन चल रहा था। आप इससे अंदाजा कर सकती है कि इस वक्त हमारी 660 के करीब बोट्स जो है वो डिफरेंट जगहों के ऑपरेशन कर रही हैं। और जो है हमारे जो है बहुत सारे लोग जो इस वक्त जो बहुत 6,000 के करीब रेस्क्यूअर्स जो है वो डिफरेंट एरियाज के अंदर जो है वो डे एंड नाइट इस वक्त ऑपरेशन कर रहे हैं। और उसकी वजह से अब तक हम ये 55,000 तो तकरीबन लोगों को इवैक्यूएट किया है, और इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन का अमल भी जो है वो तकरीबन 10,000 के अंदर किया। इस बार जो मेन चेंज है, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब की बड़ी क्लियर हदायत थी कि कोई ताकि इस किस्म का नुकसान या चीजें ना हो, तो इसलिए हमने जितने भी रिवर बेड के अंदर एरियाज थे वहां पे टाइमली इवैक्यूएशन जिला इंतजामिया ने सबने मिलकर तो वहां से निकाल लिया।
जो कल का रात का हुआ है, जो पिछला वो अनप्रेसिडेंटेड जो हुआ, वहां से निकाल तो लिया, लेकिन जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जिस लेवल पे गया है, अब ये जो भी एक फिनोमेना हुआ है, अब जिस तरह नाला डेग में तकरीबन 95,000 जो पता नहीं कितने डिकेज में उसने नहीं हुआ था, वो एकदम जो नाला डेग ऊपर गया उसने नारोवाल को किया, और उसकी वजह से फिर आगे रावी भी, और वो डिफरेंट जो एरियाज हैं वहां पे पानी जो हमारा काफी आया। और जो सबसे अनप्रेसिडेंटेड जो हमारा कल रात का चैलेंज था, वो था जो सियालकोट के जी। अंदर हुआ। वहां पे दो नाले, नाला एक, पलकू, और उसके बाद भेड़ ने सिटी के अंदर वो ओवरफ्लो कर गए, और उनमें अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ वाटर है। ऑन टॉप ऑफ दैट देयर वाज रेन ऑफ 355, बल्कि 400 तक और कुछ उससे भी ज्यादा जो है वो कर रहे हैं। बट ये तो डेफिनेट है कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की जो रेन हुई है, जो प्रॉब्ली स्ट्रीम में वहां पे इस तरह की नहीं हुई। तो वो उसकी वजह से जो है हमारा इस वक्त इनंडेशन हुई है, शहर के अंदर आया। और कुछ बाकी के इलाकों से तो हमने सारा कर लिया था, बट शहर के अंदर जब नाले इतने फ्लो कर गए तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना। वहां से इस वक्त हमारा ऑपरेशन चल रहा है। बाकी सब जगहों से हमने जो है वो निकाल लिया है, अल्लाह का शुक्र है। वहां पे ठीक है। जस्ट बिकॉज टाइमली इवैक्यूएशन एंड अदर्स बात नहीं हुई, बट ये एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड फिनोमेना था जो हमने पहले चकवाल में और झेलम में, वहां पे भी इसी तरह तकरीबन 300 मिलीमीटर के करीब बारिश हुई, और फिर आप यहाँ पे देखा जो कि एक अनप्रेसिडेंटेड फिनोमेना है। और उसमें जस्ट बिकॉज ऑफ बेटर प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, अल्लाह का शुक्र है कि हम बात और उनसे हम चीजों को काट सके, और टाइमली जो है सारा इवैक्यूएशन का जो प्रोसेस हुआ, और जो पहले से प्रिपेयर्डनेस थी जिसकी वजह से हमने 1, 2, 3 एक्सरसाइज बकायदा की थी, अपने इक्विपमेंट्स, अपने एरियाज की, अपने सारी मैपिंग, सब कुछ किया हुआ था, जिसकी वजह से जो है अल्लाह का शुक्र है कि इस अच्छा, किस्म का अभी अभी आप क्या ये कंफर्म करेंगे कि कौन सी ऐसी जगह, कौन से इजला है या कौन से इलाके हैं जहां पे आप अवाम फंसे हुए हैं, वहां पर उनको रेस्क्यू करना ज़रूरी है? और दूसरा ये कि अब तक कोई रैंडम फिगर आ सकता है कि कितना नुकसान हो चुका है, या अभी सिर्फ आप लोग रेस्क्यू का ही काम कर रहे हैं? जी, अभी आई थिंक दो चीजें हैं ना। अभी इस वक्त रेस्क्यू का काम है, और जिन लोगों को निकाल के गए उनको जिला इंतजामिया ने उनके लिए मुख्तलिफ कैंप्स बनाए हुए जहाँ पे उनको फूड और राशन दिया जा रहा है। जो इस वक्त हमारा अल्लाह का शुक्र है कि बाकी सारी जगहों से हो गया, बट हमारा इस वक्त जो है चिनाब के अंदर जो खास तौर पे ये नाला, अगर आप देखें तो सियालकोट सिटी, उसके कुछ दरमियान के इलाके, और इसके साथ साथ गुजरात का जो इलाका है जहाँ पे चिनाब के साथ साथ है, वहां से हमें कॉल्स आ रही हैं कि वहां पे लोगों को जो एक्सेस और उन लोगों को जो हमने करना है, वहां पे हम उनको इस वक्त हेल्प का जो है प्रोसेस जो है वो उनको कर रहे हैं। वहां से जहां जहां से भी हमें रेस्क्यू कॉल्स आ रही वहां पे, और यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जो है वहां पे लगाए हैं ताकि लोगों तक हम बर वक्त पहुंच सके और उनको निकाल सके। उनका ख्याल ये था लोगों का बहुत सारा शहरों के अंदर कि वो प्रॉब्ली जैसे ही जिस तरह आया है पानी, तो अगर वो वहीं पे रहेंगे, थोड़ा सा बाहर पानी खड़ा है तो अंदर रहेंगे और वो रिसीव कर जाएगा और हम रात तक जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो नहीं हुआ, बिकॉज नालाज अभी तक जो है वो फिल्ड है। और यही वाला सबसे मैं आज खास तौर पे आपके इधर से मैं अपील करना चाहूंगा लोगों को। देखिए, अभी जरूरत इस चीज की है कि ज्यादातर हमें सतलुज में प्रॉब्लम आया या कुछ जगहों पे आ रहा है, वो ये है कि जो लोग नालों की जो पूरा आपने देखा दरिया का एक रास्ता है, एक नाले का रास्ता है। अगर आप उसमें बैठे हुए हैं और उसमें आप जानवर लेके गए हैं, आपने पूरा साल अगर जानवरों को वहां पे चराया है, और उसके बाद इस वक्त टाइम है कि आप अपने जानवर मवेशी लेकर वहां से निकल जाए। अगर आगे भी अभी तो पानी यहाँ तक आया है, अभी आगे बावल नगर नीचे तक जो है ये पूरा जाएगा, तो अभी मेरी लोगों से अपील होगी, खास तौर पे चनाब, रावी और ये जो सतलुज की जो बेल्ट में है, वो लोग अपनी जिंदगी को खतरे में मत डाले, वहां से अपने ले जाएं, जानवरों को भी ले जाएं ताकि आपको जानो माल महफूज रहे। जब एक बार ये आखिरी स्पेल है, मेरे ख्याल से एक और शायद इसके बाद स्पेल आए, जब ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं तो फिर आप दोबारा आ सकते हैं, लेकिन इस वक्त वहां से बिल्कुल निकल सही जाए। बात है, पहले अपनी जान बचाएं, उसके बाद ये चीज़ें जो हैं बाद में है। नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, आप लाहौर में मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है इस वक्त? तो काफ़ी गैर यकीनी सी नज़र आ रही है, सैलाब की क्या आप अपडेट देंगे? और वहाँ पे जो इफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ से एवेक्यूट करा लिया गया है लोगों को? जी बिल्कुल शाजिया, पंजाब के 3 बड़े दरियाओं रावी, सतलुज और चनाब में जो है गैर मामूली जो है सैलाबी सूरत हाल का खदशा जो है वो अब तक बरकरार है। गुज़श्ता रोज़ इंडिया की जानिब से 2,10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद जसर के मुकाम पर इस वक्त जो है सैलाबी सूरत हाल बरकरार है, और इस वक्त जसर के मुकाम पर जो है 2,02,000 क्यूसेक पानी का जो रेला है वो गुजर रहा है। इस वक्त मैं रावी के मुकाम पर मौजूद हूँ, जो इस वक्त अगर पानी के बहाव की बात की जाए तो इस वक्त 85,000 से ज़ायद क्यूसेक पानी का जो रेला है यहाँ से गुजर कर जा रहा है। और पंजाब के जो इर्द गिर्द के इलाके हैं
हैं, जैसे कि मोटरवे M2 है, पार्क व्यू है और शादरा के कुछ इलाके हैं, उनको सैलाबी सूरत हाल से दो चार होना पड़ सकता है। इस वक्त अगर बात की जाए पानी की, तो पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और पानी का बहाव जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ साथ अब से कुछ देर कबल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जो है वो इस वक्त इस जगह का दौरा किया है और यहाँ पर जो सैलाबी सूरत हाल थी उसका जायज़ा लिया है। उनके साथ चीफ सेक्रेटरी और DG रेस्क्यू भी मौजूद थे, जो उन्होंने वक्त बर वक्त जो कार्रवाई की गई है और बर वक्त इस वक्त रेस्क्यू के तमाम जो दस्ते हैं, ताज़ा दम दस्ते हैं, वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। रेस्क्यू की बोट्स यहाँ पर मौजूद हैं ताकि किसी भी नागहानी जो सूरत हाल है उससे बर वक्त निपटा जा सके। ठीक है। सलाउद्दीन साहब, इस वक्त जो आलमी तनाजुर में हम बात क्लाइमेट चेंज की, और जैसे कि हमने हमेशा ही बात करते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की वो लेस देन 1% है, उसके बावजूद जितने भी इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान उसको अवॉइड भी करता है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल आपको इतनी ख़राब की वजह क्या नज़र आ रही है कि एकदम से जो है सैलाब में पानी का बहाव, तो भारत ने तो छोड़ा है, लेकिन इस तरह एकदम से जो है इतना तेज़ बहाव है और 1973 के बाद कहा जा रहा है कि इस किस्म का सैलाब का सामना है। अच्छा, पहले तो मैं थोड़ा सा ये क्लाइमेट चेंज के हर कोई अभी मतलब हर किसी के ज़ुबान पे ये क्लाइमेट चेंज फिनोमेना आ रहा है। थोड़ा सा अगर हम प्रीवियस देख लें, जिस तरह आप भी ख़ुद भी कह रहे हैं 1973, मेरे ख्याल से 1975 या 1976 में ये सियालकोट में जो 49 साल रिकॉर्ड रेनफॉल की अगर हम देख लें तो वो टूट चुका है। दूसरी जानिब अगर हम चिनाब की बात कर ले तो उसमें 27 अगस्त 1959 को 10,86,000 जो है क्यूसिक फ्लड आया था। तो अगर उस ज़माने को हम देख ले, जब अभी हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज, लेकिन अगर हम 1959 को देख ले तो उधर उस ज़माने में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो मेरी अर्ज़ ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये एक जनरल फिनोमेना है जो सर्टेन ईयर्स के बाद अपने आप को रिपीट करता जाता है। तो ये अभी भी हमने अगर चिनाब की बात कर ले तो 10,85,000 क्यूसिक, आल्दो उसको क्रॉस नहीं किया, लेकिन ऑलमोस्ट उतना ही फ्लो आ गया। तो अच्छा, अगर हम फिर दूसरी सतलज की बात कर ले, रावी की बात कर ले, तो उसमें भी 1955 और 60 में इससे कई गुना ज़्यादा पानी आया था। तो मेरे ख्याल में हम अगर इस वक्त क्लाइमेट चेंज, ये फिनोमेना जो है ना क्लाइमेट चेंज और इससे रिलेटेड ज़्यादा नहीं है, ये एक फिनोमेना है जो सर्टेन ईयर्स के बाद रिपीट होता जाता है। अच्छा, ठीक है। जी। रिजवान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी खुसूसी हिदायत दी है, ऑल दो कि इसको मॉनिटर वो बड़े काफ़ी देर से कर रहे हैं और बड़े इक़दामात उन्होंने उठाने की बात की है। इस वक्त अर्बन फ्लडिंग के हवाले से उससे निमटने के लिए जो है आप क्या समझते हैं कि तमाम इंतज़ामी जो इक़दामात हैं वो फौरी तौर पे उसकी तैयारी कर ली गई है? क्योंकि अभी जिस तरह आपने भी बताया, जिस तरह मेरे और गेस्ट और हमारे नुमाइंदे भी बता रहे हैं कि अभी पानी का फ़्लो और आएगा। जी, मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि आई थिंक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जब हमने प्रिपेयर्डनेस का एक प्रोसेस शुरू होता है 15 जून से पहले इसको कंप्लीट अपने करना होता है, उसके अंदर जहाँ पे हम अपने इक्विपमेंट को चेक करते हैं, दरियाओं में एक एक्सरसाइज होती है, पूरा सारा चीज़ें चेक की जाती हैं और पूरा एक प्रोसेस से गुजरते हैं। वहीं पे इंतज़ामिया जो हमारी ज़िलों की हैं और उनको वो साथ साथ अपने नालों को भी क्लियर करती है। तो जो नालों का क्लियरेंस का प्रोसेस है वो ऑब्वियसली उन्होंने किया है। तो जितने भी हैं, अगर आप देखें बाकी जगहों पे भी बारिशें हुई हैं, ये नहीं हुआ कि बाकी शहरों में बारिशें नहीं है, बट घंटे 2 घंटे में 3 घंटे में वहां से पानी निकल जाता है। ये जो सियालकोट का सिर्फ जो फिनोमेना हुआ वो एक अनप्रेसिडेंटेड था, बल्कि इनसे भी मैं पूछूंगा, जहाँ पे दरियाओं का तो डेफिनेटली कहते हैं आता है, कुछ अरसे बाद सैलाब भी आता है, कुछ नालाज भी एक्टिव होते हैं, बट ये जो अनप्रेसिडेंटेड 350 वाला जो एक फिनोमेना है जिसके अंदर इतनी ज्यादा एकदम बारिश हो जाती है, ये एक डेफिनेटली एक नया फिनोमेना है जो कि हम देख रहे हैं। वो जरूर होती है बारिशें, लेकिन इतनी ज्यादा और इतनी शॉर्ट टाइम इंटरवल्स के अंदर जो है वो एक डेफिनेटली एक नया फिनोमेना हम ज्यादा फ्रीक्वेंटली अब देख रहे हैं। बाकी तो दरिया में ऑब्वियसली एक पैटर्न जिस तरह इन्होंने भी बताया, जो पिछले थे हिस्ट्री हम देखें तो उनमें आते हैं, तो ये एक चीज डेफिनेटली है। तो इसलिए इन चीजों को जो हमारे खुसूसी तौर पे ये जितने हैं नालाज को हमने क्लियर रखा है, लेकिन यहाँ पे चूंकि पहाड़ी सिलसिला भी सियालकोट के साथ है, जहाँ से इमीडिएटली आपके ये नालाज के अंदर जो है वो पानी आता है, चाहे हमारे वो नाला 1, पलकू, भेड़, ये सारे, और उसके बाद डेग दूसरी साइड के ऊपर जो हमारा नारोवाल उसके साथ जाता है। तो जहाँ पे ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज था, जिस तरह से ये एकदम
वहां पे भी आना और उसके बाद फिर इतनी लेवल पे अनप्रेसिडेंटेड जो है वो बारिशें हो जाना और बारिश का एकदम होना इन अ सिटी, ऑब्वियसली दैट बिकम्स अ चैलेंज। तो ये इस वक्त जो है ये एक नया फिनोमेना या एक चैलेंज हम देख रहे हैं जो कि इस वक्त हमें आ रहा है। दरियाओं में तो है 2010 का हमने फ्लड मैनेज किया, हमने दूसरे उसके बाद किए हैं, वो तो हम देखते हैं और वो सारे नो डाउट हम कर भी रहे हैं। लेकिन ये इस लेवल की जो रेन और ये फिनोमेना है ये एक रिलेटिवली मोर फ्रीक्वेंटली वी लुकिंग एट, जिस तरह अभी आपने चकवाल में देखा वहां पे हुआ, फिर उसके बाद पिंडी में भी होती रही, फिर इसमें नालालई में इसी तरह से अब ये सियालकोट में हुई है। तो ये एक हमारे लिए डेफिनेटली एक चैलेंज आ रहा है। तो इसलिए जहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर साहब की रियाला साहब की उनकी क्लियर डायरेक्शन के ऊपर ये सारी चीजें जो है वो स्टेप्स लिए गए थे, जिले इंतजामिया ने भी और सबने किया था ताकि हमारी तैयारी मुकम्मल हो और फौरन लोगों की हम मदद कर सकें। ठीक है सलाउद्दीन साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने क्वेश्चन रेज किया है कि ये क्या फना है। दूसरे साथ साथ इसको और भी ऐड ऑन कर लीजिएगा कि हम क्लाउड बर्स्ट का भी अब देख रहे हैं सूरत हाल। ग्लोफ एक अलग चीज़ हमें नज़र आ रही है, हमने जीबी में देखा था, गदर में देखा था, ये क्या चीज़ें हैं? मैडम इस फिनोमेना को हम वो नहीं कर सकते कि हम मतलब ये फुली इनकार कर ले कि क्लाइमेट चेंज नहीं है। क्लाइमेट चेंज है। अगर हम गिलगित की बात कर ले तो छिलास पे इस वक्त पिछले महीने भी जो पिछला रिकॉर्ड था टेम्परेचर का वो टूट चुका है और हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हो गया है दर्जा हरारत। जी जी। इसके अलावा जो है ये फिनोमेना खुसूसन फिर उन इलाकों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ये है। वो इसलिए कि रिसेंटली एक स्टडी हुई है कि वहाँ पर मोर देन 13,000 से जो है ज़्यादा ग्लेशियर्स है, जिसमें से 3,000 जो है ना वो झील बन चुके हैं। 30 उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, किसी भी वक्त वो फट सकते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज के सेंस में हम ये भी कह सकते हैं, एक्सपर्ट ये कहते हैं कि हर एक दर्जा सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने पर बारिश की शिद्दत में 7 गुना इजाफा होता है। तो अगर हम ये कह लें कि पाकिस्तान ऑन एवरेज अगर दुनिया की हम बात कर ले तो 0.85 सेंटीग्रेड अभी बढ़ चुका है पिछले 30-35 साल में, और पाकिस्तान के लिए खुसूसन ये कह रहे हैं कि 2 से 3 सेंटीग्रेड आगे बढ़ने का इम्कान है। तो 2 से 3 सेंटीग्रेड बढ़ने का इम्कान ये है का मतलब सादा सा ये है कि 20 से 21% बारिश की इंटेंसिटी बढ़ेगी, जिसका मतलब ये है कि जो बारिश पहले 2 घंटे में होती थी मतलब अभी 1 घंटे में होगी। 1 घंटे में होने का मतलब ये है कि आपका अर्बन फ्लडिंग जनरेट होगा, आपके दरियाओं में पानी आएगा। तो ये और ये भी एक बात है कि जाहिर सी बात है पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज़ हो रही है और बहुत ख़तरनाक बात है कि अभी पॉपुलेशन जो हमारी है वो है तकरीबन 24 करोड़ और करंट पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो 2.55% के रेशो है, जिसका सिंपल मतलब ये है कि 28 या 30 साल के बाद हमारी ये पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल होगी, जिसका मतलब है कि 48 करोड़। तो 48 करोड़ जाहिर सी बात है वो घर बनाएगा, वो दुकान बनाएंगे, वो मार्केटें बनाएंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि उन्होंने ऐसी जगहों पर मार्केटें बनाई है, घर बनाए हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी भी फ्लडिंग हो जाती है तो जो इशू बन जाता है। तो 48 करोड़ लोग जब जाहिर सी बात है वो अभी से हम प्लानिंग नहीं करेंगे, उसको रोकेंगे नहीं, तो मेरे ख्याल से फ्यूचर में ये इशू क्लाइमेट चेंज के साथ साथ ये वाला इशू भी और बढ़ता जाएगा। ठीक है नवीद, अब ज़रा ये भी बता दीजिएगा क्योंकि अब 7 स्पेल गुजर चुके हैं, 8वां स्पेल है और कहा जा रहा है कि 9 सितंबर तक जो है वो मॉनसून का जो आखिरी स्पेल है वो जारी रहेगा। 29 इलाकों में दोबारा बारिशें होने की तवक्को है। इसके लिए तमाम अलर्ट जो है वो मुतल्लिका इदारों के साथ शेयर किए जा चुके हैं। इस वक्त हमें NDMA, PDMA और जो ज़िला इंतज़ामिया है इनकी कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन बड़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर की भी खुसूसी हिदायत सामने आई है और CM साहिबा ने भी बड़ा इसको कंसर्न इस पर शो किया है। जैसा कि आपने कहा है कि PDMA और NDMA की जो मुश्तरका काविशें हैं उनके बायस जिन इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है वहाँ पर बर वक्त कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं और जहाँ पर रहाइश पजीर लोग थे वहाँ पर इन्हला के अमल को बर वक्त यकीनी बनाया जा रहा है। जैसे कि इस वक्त रावी के इर्द गिर्द जो आबादी थी वहाँ से भी लोगों को इन्हला के अमल को यकीनी बनाया गया है। इसी तरह रेस्क्यू 1122 और इसके अलावा PDMA और NDMA जो है वो मुश्तरका काविशों के बाद और वज़ीर
आला पंजाब ने भी हिदायत की है कि ताकि किसी भी जो जानी नुकसान ना हो सके, इसीलिए बर वक्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसी के साथ साथ अगर अगला जो बारिशों का एक नया स्पेल है उसके मुताबिक जो है अगले कई दिनों तक जो है वो हवाएँ बरकरार रहेंगी, और जिसके साथ साथ रावी और इसके जो दूसरे अजला और दूसरी जगह हैं वहाँ पर शदीद बारिशों के बाद मज़ीद सैलाबी सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है। शादरा और बल्लोकी के मकामात पर जो हैं वो दरिया जो सैलाबी सूरत हाल जो है वो वाज़ह नज़र आ रही है, और इस वक्त PDMA की तरफ से एक अलर्ट जारी भी किया गया है कि साइफन के मुकाम पर जो है वो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो रही है, और इस वक्त 90,000 क्यूसिक जो सैलाबी रेला है वो वहाँ से गुजर रहा है। इसके बाद ये रावी का जो शादरा का मुकाम है यहाँ पर भी रात 10 से 12 बजे के दरमियान यही तवक्को जाहिर की जा रही है कि 1,90,000 क्यूसिक का जो रेला है वो यहाँ से गुजर कर जाएगा, और इसके इर्द गिर्द जो M2 मोटरवे है और पार्क व्यू सोसाइटी है और शादरा की जो इर्द गिर्द की आबादी है उनको मुतासर होने का खदशा जाहिर किया गया है। अच्छा नवीद, एक इम्पॉर्टेंट बात यह कि इन लोगों को जो वहाँ दरिया के किनारे हैं, जैसे कि दरिया रावी हो गया, चनाब या फिर झेलम में भी इतलात आ रही है कि वहाँ पर भी फ्लड आ रहा है, तो वहाँ लोगों को जो रेस्क्यू किया गया है उनको क्या फ्लड कैंप्स में मुंतकिल किया गया है, कहाँ उनको मुंतकिल किया गया है, और जो इमदादी सामान है उन तक कैसे पहुँच रहे हैं, क्या उसके बारे में बताएंगे आप हमें? जी बिल्कुल, ज़िलाई इंतज़ामिया, रेस्क्यू 1122 और PDMA की तमाम टीमें इस वक्त भी रावी का जो मुकाम है शादरा यहाँ पर मौजूद हैं, और रावी के इर्द गिर्द जो आबादी थी यहाँ से उनके इन्हला को यकीनी बनाया गया और महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। लेकिन रिजवान साहब हमें रिजवान साहब ये हमारे प्लेटफॉर्म से अपील करना चाह रहे हैं आवाम से कि वो जाना नहीं चाहते हैं, अपने माल मवेशी लेके अपनी जगहों को लेकर वो वहीं बैठे होते हैं कि पानी गुजर जाएगा, उन लोगों को कन्विंस किया जा रहा है। बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं, रेस्क्यू 1122 की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, PDMA की टीमें मौजूद हैं, उनके जो है मुश्तरका काविशों के बाद उन लोगों को यहाँ से इन्हला के अमल को यकीनी बनाया गया है, क्योंकि लोगों का यही कहना था कि पहले भी पानी का बहाव आता है चला जाता है, लेकिन इस दफ़ा उनको बताया गया है और पहले ही बता दिया गया था कि पानी के बहाव में इस दफ़ा मुसलसल इजाफा दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुज़श्ता रात भी यहाँ पर जो है मुतलका सूबाई वज़ीर बिलाल यासर किया था, और इसके बाद आज सुबह से ही रावी के इस मुकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इसीलिए यहाँ की जो इर्द गिर्द की आबादी थी उनको इस चीज़ पे एग्री किया गया है कि यहाँ पर फिल वक्त रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी भी वक्त पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो सकता है और वो जानी खतरे का लायक हो सकता है, इसीलिए उनको यहाँ से ले कर जाकर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, और इसके इर्द गिर्द जितने भी एरिया हैं वहाँ पर फ्लड जो कैंप्स जो हैं, फ्लड रिलीफ कैंप्स तैनात किए गए थे, और वहाँ पर तमाम मुतलका अफसरान मौजूद थे ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से जो बर वक्त निपटा जा सके। ठीक है रिजवान, इस वक्त रिजवान साहब आप हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान तो अब तक नहीं हुआ ना इसमें? अभी आई थिंक इसमें कुछ लोगों की हमें कुछ खबर मिली है कि कोई एक दो बच्चे जहाँ पे नहा रहे थे जाके पॉन्ड्स थे और वहां पे उनके डूबने के वाकयात हुए हैं, कुछ एक दो की हमें इस तरह की है, बट कोई हमें ऐसी न्यूज जो है वो भी नहीं आई। अभी जिस वक्त ये क्लियर होगा तो आई थिंक देन वी विल बी एबल टू डू एन एग्जैक्ट डैमेज असेसमेंट, और साथ साथ हमें ये भी असेसमेंट होगी और साथ साथ हम ये भी देख सकेंगे अगर कोई ऐसा लॉस है या नहीं। अभी कोई दो चार वाकयात के अलावा हमें इस किस्म के इंसिडेंट्स नहीं आए, अल्लाह का शुक्र है कि वहां पे सारे लोग निकल सके। जो हमारी रेयर डेथ्स या कुछ और हुई, वो जब अर्बन फ्लडिंग हुई उसमें 400 से ज्यादा घर गिरने के वाकयात थे शहरों में। अच्छा। लोगों ने अपनी सतह चेक नहीं की, वहां पे पानी खड़ा हुआ, और उसके बाद वो थी ज्यादातर जो जितनी अमवात हुई थी वो हमारी सारी की सारी जो थी वो उसी की वजह से हुई थी, जो अल्लाह का शुक्र किस्म का फिनोमेना जो हमें यहाँ पे नहीं आया। सो एक चीज थी जो कि मानसून और रेड प्लान्स की देखे तो उसमें जब एक हुई उसमें ज्यादातर उसमें अब 445 के करीब घर गिरने के वाकयात थे, 38 ड्राउनिंग के थे, इसी तरह 29 इलेक्ट्रोक्यूशन के थे, 16 एक्सीडेंट्स हुए और 6 गिरने के, ये ज्यादातर, और स्काईलाइटनिंग के। ये जब बारिशें हुई हैं ये उन दिनों शहरों में जो हमें ये प्रॉब्लम आई, और खास तौर पे गर्मी। तो मैं आप भी कहूंगा लोगों को खुसूसी तौर पे जो ऐसे दरिया की साइड पे इलाके हैं जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, बिकॉज उसके बाद फाउंडेशन की वीक हो जाती है और कच्चे घर, और वहां पे फिर रहना इज नॉट सेफ, तो इसलिए वहां से जरूर निकलें। और अभी भी जो रावी के करीब भी है, आज भी रेस्क्यू टीमें हमारी एक्टिव हैं, 6000 से ज्यादा रेस्क्यूज पूरे पंजाब में इस वक्त ऑपरेशन कर रहे हैं। हमारी इस वक्त 660 के करीब बोट्स इस वक्त ऑपरेशन है,
दिन और रात। अच्छा, अब पाक फौज चूंकि अब 8 अजला में आप लोगों के साथ ताउन करेगी, इससे आप लोगों को कितनी मदद मिलेगी? जी बहुत मदद मिलेगी। देखिए, अगर अपनी जानो माल को खतरे में डालते हैं रेस्क्यूअर्स, तो अपनी जान खतरे में डाल के आपको रात को भी जाके बचा रहे। और कल हमें मुख्तलिफ जगहों पे नारोवाल में उनको कहा गया कि चले जाएं, और वो नहीं गए, कहते नहीं नहीं नहीं। और उसके बाद उनको जो है, उसके बाद रात को हमें कॉल कर रहे थे मिडल ऑफ द नाइट की, तो पानी बहुत बढ़ रहा है, हम तो सोचा नहीं था। और उसके बाद जो है वहां पे वो, अगर आप एक आधी रात के लिए यहाँ से निकल के अपने रिश्तेदारों के पास चले जाएंगे तो आपकी जान सेफ रहेगी। बिल्कुल सही। मेरी सबसे अपील यही होगी कि अपनी जान को ठीक, खतरे में मत डालें। ठीक है। ये कुछ बात है जिस वक्त आपको वाटर और जिला इंतजामिया आपको सब वार्निंग दे रहे हैं, तो इस वक्त रेस्क्यू टीमें आपको कर रही हैं। और रात को हम सारा ऑपरेशन चलता रहा, कल सारी रात जो है वो हम भी और सारे उठे रहे हैं। हम लोग मुख्तलिफ जाके विजिट्स भी किए हैं हमने, सारे मुराला से लेकर सारे एरियाज को हमने संडे को जिस दिन से वार्निंग आई है सब देखा है। लोगों से बस यही कहेंगे कि वहां से निकल जाएं, अपने रात को अपने खतरे में, अपनी फैमिलीज को खतरे में और उसमें ना डालें। ये दरिया के बेड में जो भी लोग बैठे हैं, दरिया के किनारे बैठे हैं, आपको पता है कि लो लाइंग एरिया है ये, यहाँ पे पानी आना है तो यहाँ से निकल जाए। ठीक है सलाउद्दीन साहब, क्या शॉर्टली बता दीजिएगा कि महदूद वसाइल के बावजूद जो है वो पाकिस्तान एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ पर अमल पैरा है, लेकिन 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से अकेले नबरदाजमा नहीं हो सकता। हम बारहा बात कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कर चुके हैं, हमें क्लाइमेट फाइनेंसिंग नहीं मिलती है। पाकिस्तान अपने तय पे क्या इस वक्त इकदाम ले सकता है? अच्छा मैडम, थोड़ा सा अगर हम इस सिचुएशन को देख लें जो करंटली ये फ्लडिंग की सिचुएशन पैदा हुई है, तो अगर ये इस तरह की फ्लडिंग जापान जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क, अमेरिका में भी आती तो फिर भी वो भी लोग भी जो है ना इसको कैटर नहीं कर सकते थे। इसको लोगों ने इधर से शिफ्ट होना था, यही तरीक़ेकार अडॉप्ट करना था जिस तरह हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे इदारों ने इसको अडॉप्ट किया है। बाकी हम रिसोर्सेज के हवाले से अगर हम देख लें तो हमारे मतलब वसाइल महदूद है, हम काम भी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अभी बात चल रही है कि डैम्स बना दी जाए, तो अगर डैम बना दी जाए तो ये इस तरह फ्लडिंग की सिचुएशन, तो मुल्क में अभी भी जो 18 मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें से तकरीबन 2018 की जो नेशनल वाटर पॉलिसी है इसमें हमारा टारगेट ये था कि हम 10 मिलियन एकड़ फीट बाई 2030 2030 तक हम 10 मिलियन एकड़ फीट पानी को स्टोर करेंगे। जो अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें भी 8.18 तकरीबन इतना मिलियन एकड़ फीट हम पानी स्टोर कर रहे हैं। मिसाल प्रोजेक्ट शुरू है, जारी है। बिल्कुल सही बात है, ये नागानी आफत है, अगर हम इसको थोड़ा सा कैटर कर लेंगे अपने इकदाम उठा के तो बड़ी तबाही से बचे। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इस वक्त यकीनन पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल वक्त है और हमारी फ़ौज, हमारे हुकूमतें, सूबाई हो या वफाकी हो, हमारे मुतल्लिका इदारे, ये सब एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन अवाम से भी अपील है कि खुदारा ताउन कीजिए ताकि मिनहसुल कौम हम इस मुश्किल से निकल सकें। यहाँ ब्रेक लूँगे, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट पर बात होगी। पंजाब भर के शहरियों को मुत्तला किया जाता है कि पंजाब के मैदानी इलाके सैलाबी खतरे की जद में हैं। दरियाए जेहलम, चनाब और रावी में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। शहरियों से इल्तमास है कि टेलीविजन और रेडियो के जरिए ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह रहें। दरियाओं और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करें। नशेबी इलाकों और हिफाजती बंद के अंदर मौजूद शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। सिर्फ सरकारी ज़राए से मौसूल इत्तलात पर एतमाद करें और अफवाहों से बचें। ज़िलाई इंतज़ामिया और रेस्क्यू टीमों की हिदायत पर अमल करें। याद रखें, सैलाबी रेला ताकतवर है मगर बरवक्त एहतियात और काविशों से इस आफत का मुकाबला मुमकिन है। मुहतात रहें, महफूज रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तरफ तो वतन अजीज़ जो है वो क्लाइमेट चेंज, बारिशों और सैलाब से नबर्द आज़मा है और पूरी जो मशीनरी, हुकूमती मशीनरी जो अफवाज पाकिस्तान है
वो इसी काम पर मामूर है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सियासत में नया रंग डाल के जो है कुछ अलग ही करना जा रही है। कल पार्लिमानी कमेटियों से मुस्तफ़ी होने की हिदायत जारी कर दी थी और सवाल यही उठा कि भाई इस इकदाम से, यानी ये जो आपने एक टोकन ऑफ प्रोटेस्ट दिया है, इससे पार्लिमानी निज़ाम के असास को क्या धचका नहीं लगेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट कर रही है, मगर उन जगहों पर जहाँ पर उसे नाकाम होने की उम्मीद है। लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ से वो जीत सकती है, जैसे कि हल्का NA 129 जो मियाँ अज़हर मरहूम साहब की नशिस्त से खाली हुआ था, वहाँ वो हिस्सा ले रही है। और इस पर बड़ा दिलचस्प तबसरा जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी किया है कि जहाँ बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक अलग ही सियासत का नया रंग देने में नज़र आ रही है। बिला मुकाबला जो है वो जीतना चाहती है, लेकिन जहाँ मुकाबला है वहाँ से वो भाग रही है। अब सवाल यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना मुफाहमत की पॉलिसी अपनाई है, ना पसपाई की, बल्कि एक सीधा टकराव जो है वो इस वक्त निज़ाम से नज़र आ रहा है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ नून लीग से मौजूद हैं परवेज़ संदेला साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। और हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नुसरत वाहिद साहिबा मौजूद हैं। नुसरत साहिबा, आपने भी वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। नुसरत साहिबा, पहला सवाल आपसे ही कर लेती हूँ। ये जो आप लोग इस वक्त पार्लिमानी जो कमेटी है उससे मुस्तफ़ी हो गए, बड़े बड़े जो उसमें इदारे थे या जो कमेटियाँ बनी हुई थी उससे दस्तबरदार हो रहे हैं। दूसरी तरफ आप लोग बॉयकॉट का ऐलान करने जा रहे हैं और एक जो आपका हल्का है 129 NA का, वहाँ से आप लोग खड़े होंगे ज़िमनी इलेक्शन में। ये क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों की है? मतलब समझ नहीं आ रही है कि आप लोग मुफाहमत चाह रहे हैं, टकराव चाह रहे हैं, निज़ाम को नहीं मान रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाजिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि इस वक्त आप लोगों को नज़र आ रहा होगा जिस तरह हम लोगों को दीवार से लगाया जा रहा है, लगाया गया है और फ्यूचर में भी लगाया जाएगा। उसके बाद मुझे बताइए क्या ये सही है कि हम बिल्कुल हुकूमत के साथ खड़े रहें, जो वो कहती रहे वो हम करते रहे? हमारे जो इंतहाई काबिल MNA उन सबको और सेनेटर्स को इस तरह नाअहल करके 10-10 साल की सजाएं दे देनी, और मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा कि ये हम क्या कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। वो लोग जो जेन्युइनली जीत के आए उनको उठा के फॉर्म 47 पे बिता के हुकूमत बना दी गई है, लेकिन वहां पे भी उनको चैन नहीं मिल रहा। सारी रिजर्व सीटें हमारी उनको दे दी। आप देखें 95 MPs थे KP में, एक भी रिजर्व सीट हमें नहीं मिली। इसी तरह सेनेट के इलेक्शन का इंतजार किया गया कि जब तक वो रिजर्व सीटें मिल ना जाए तब तक हम सेनेट का इलेक्शन ना लड़ें। तो ये चीजें क्या थी मुझे बताइए। फिर आपने जिस तरह हमारे इमरान खान साहब को जिस तरह आप लोगों ने कैच किया हुआ है, और इस तरह उनकी पूरी फैमिली को, उनकी वाइफ को, हिस्ट्री में नहीं है आज तक कि खवातीन को इस तरह जलील किया जाता हो और खवातीन को इस तरह मुश्किल में रखा जाता हो कि उनको वजू भी रेत मिले पानी से दिया जा रहा हो, कमरे में करंट लग रहा है, उनके पाँव में उनके कीड़े काटते चले गए। मतलब ये क्या है? कौन सी दुश्मनी है जो खत्म नहीं हो रही सिर्फ इसलिए कि लोग PTI के साथ हैं, लोगों ने वोट दिया है, लोगों ने प्रोपोज किया है, तो हम उनके साथ जो मर्जी कर लें। तो ये तो बहुत ज्यादा समझ आने वाली बात है कि इसके बाद अब क्या होगा कि अगर इलेक्शन में हम हिस्सा ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि हुकूमत को हम कह रहे हैं कि हाँ आप जो भी कर रहे हैं बहुत ठीक कर रहे हैं। तो फिर NA 129 के ज़िमनी इंतखाब में क्यों हिस्सा ले रहे हैं? फिर उसकी क्या वजह है? लिया है ये मुझे इसके बारे में नहीं पता, ये कहाँ पे है NA 129? अच्छा ये पंजाब में मियाँ अजहर साहब का इंतकाल हुआ था, हम्माद अजहर साहब के वालिद, उनकी नशिस्त खाली हुई है। ठीक है, वो तो फिर चले एक उम्मीद की जा सकती है कि शायद वहाँ पे सीट वापस मिल जाए हम लोगों को, लेकिन अदरवाइज जो है चले। तो परवेज संदिला साहब, ये जो सीट वापस मिल जाए, ये उम्मीद है कि NA 129 पर, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने इसीलिए दिलचस्प तबसरा किया है कि ये जो है जहां जीत का यकीन है वहां मुकाबला, और जहां ऐसे नजर आ रही हो कि हार है वहां से फरार का इख्तियार कर रहे हैं। ये बहुत शुक्रिया शाजिया। और मेरी बहन जो है वो खुद ही कह चुकी हैं अपनी आखिरी जो उन्होंने बात की है कि हो सकता है पार्टी को उम्मीद है कि यहाँ से ये सीट हमें वापस मिल जाए, तो यहाँ से इसलिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखिए अभी 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को KP के समेत पूरे पाकिस्तान में ये जो 70-80 सीटें लेके घूम रहे हैं ना, वो दिलाने वाला अब एनी मोर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। अच्छा, उस वक्त भी वो सिस्टम का हिस्सा तो नहीं था, लेकिन बैक एंड पे वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहा था। उस नेटवर्क के जरिए
उसने जो भी काम डाला था, जैसे भी काम डाला था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो शायद 15 से 20 सीटें भी ना जीतती, लेकिन उस वक्त जो भी किया गया वो सब आपके सामने है। अब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी कैसे? देखें, पूरी की पूरी पार्टी आपस में लड़ रही है। जनरल सेक्रेटरी जो वो इस्तीफा देना चाह रहा है, ठीक है जी। उसके अलावा इमरान खान साहब की जो कल की ट्वीट है, उस ट्वीट के बाद आम पाकिस्तानी, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, आम शहरी उस ट्वीट के अगर 5 हिस्से करें तो आपको समझ आ जाएगा। आपके तमाम लोग जो उस दिन वहां पे जाकर आग लगा रहे थे, अदारे पर ही आपने हमला कर दिया, और इसके अभी सबूत भी मौजूद हैं। अदालतें फैसले दे चुके हैं, आपके लोगों को 15-15 साल सजाएं हो चुकी हैं, और आप कल ट्वीट करके फिर वही एक जो वैसे संदेला साहब, मैं तो समझती हूँ ऐसी ट्वीट को जो है ना वो आपको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। वो जिब्रान इलियास है, वो बाहर से बैठ के जो है इस किस्म की ट्वीट, उसकी कोई वर्ती नहीं है। वो बार बार रटे रटाए तोते की तरह एक ही चीज़ वो बार बार रिपीटिशन है। बिल्कुल ठीक है, और मेरे ख्याल में उसको इग्नोर भी किया गया, ना तो हुकूमत की तरफ से और ही किसी किस्म का अदारे की तरफ से उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया गया, और प्लस उसको देखने वालों की तादाद भी, क्योंकि अब आम लोग देखे ना, इस वक्त केपीके के बाद पंजाब में सैलाब से लोगों की जो हालत है, क्या ऐसे वक्त में ये ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारी एक्टिविटी छोड़ दे, लाहौर चली जाए, नारोवाल चली जाए, सियालकोट चली जाए, गुजरांवाली चली जाए, और अपने लोगों के साथ खड़े हो जाएं और साबित करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुहिब्बे वतन है और वो लोगों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, अभी भी करे। लेकिन ऐसा आपने कभी नहीं सुना। आप उनको नारोवाल में नहीं देखेंगे, आप उनको लाहौर में नहीं देखेंगे, आप उनको, लेकिन आप उनको अडियाला के बाहर जरूर देखेंगे। देखें, अभी उनकी काबिल इतनी पार्टी इलेक्शन लड़के जीतना गया कि उस पूरी पार्टी में उनको अपोजिशन बनाने के लिए, लीडर बनाने के लिए एक बंदा नहीं मिला है, तो वो कहां से इलेक्शन लड़ेंगे? तो उनको लग गया, उनको अंदाजा है कि ये सीट जो अभी जितने भी इलेक्शन होंगे वो नहीं जीत सकते, इसलिए वो इलेक्शन से राय इफ्तार कर रहे हैं। देखिए, माजी में इसकी मिसालें मौजूद हैं। आपको याद होगा कि कराची में एमकेएम ने बल्दियाती इलेक्शनों में बाइकाट किया था, और जमात इस्लामी वहां पे 5 साल के लिए वहां पे वो इलेक्ट हो गए थे। तो ये जो इलेक्शन का बाइकाट होता है ना, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को अंदाजा नहीं है। वजह सिर्फ ये है कि वो खुद जेल में बैठे हुए हैं, उनकी जो खातून अव्वल साबिक हैं वो जेल में बैठी हुई हैं, और उनको लगता है क्योंकि हम जेल में बैठे हुए हैं तो बाहर जो सारे लोग हैं वो कोई कमेटियों में क्यों बैठे हुए हैं, या वो किसी किस्म की दूसरी कुछ सहूलत ले रहे हैं, तो वो क्यों ले रहे हैं। ये एक सादी सी वजह है कि वो किसी को भी नहीं काम करने देते, और मुल्क जो है वो आगे जा रहा है। पाकिस्तान की जो चीजें आगे बढ़ रही हैं, इस वक्त इमरान खान साहब का ये रवैया कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सियासी पार्टी होती किस लिए? इलेक्शन लड़ने के लिए होती है ना, असेंबली में आने के लिए होती है ना। किसी वजह से अगर आपके मेंबर असेंबली जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो गए, तो आप उसकी जगह पे दूसरा उतारें और वो जीत कर असेंबली में आ जाए। लेकिन क्योंकि इनका कोई इरादा ही कुछ और है, ये हमेशा पाकिस्तान की तरक्की को रोकना चाहते हैं, और अभी भी शायद यही कोशिश कर रहे हैं। ठीक है नुसरत साहबा, अब ये तो राय फरार इख्तियार कर रहे हैं आप लोग पूरा महाज जो है वो हुकूमत को दे रहे हैं कि भाई आए और आप लोग जीत जाएं। आप लोगों को तो मुकाबला करना चाहिए था। अगर आप समझते हैं कि भाई पब्लिक में आप लोगों की पसंदीदगी ज़्यादा है, वोट आप लोगों को ज़्यादा मिले, तो ये महाज क्यों खाली कर दिया? दूसरा, पार्टियों से मुस्तफ़ी होने की जो वजह आपने बताई है वो समझ नहीं आ रही। मतलब आप लोग हमेशा फॉर्म 47 की बात करते हैं, वो आपको नज़र आती है विफाक में, वो पंजाब में नज़र आती है, केपी में नज़र नहीं आती फॉर्म 47। केपी में एक ऐसा सूबा है जहाँ पे तीसरी दफा पीटीआई जीती है। केपी में इस तरह की चीजें हो नहीं सकती थी, क्योंकि खैर यहाँ पे भी जिस तरह नहीं, अगर निजाम पे आप लोग का एतमाद नहीं है तो निजाम तो फिर पाकिस्तान का ही सूबा है ना, केपी भी पाकिस्तान का सूबा है, लेकिन वहाँ पे उस तरह बेईमानी हो नहीं सकती। अच्छा। यहाँ पे तो इनका ख्याल ये था कि हमने चूंकि सारे इनके निशान ले लिए हैं, पार्टी का निशान ले लिया है, लोगों को पता नहीं है, जूता, छुरी, कांटा। आप देखें नुसरत साहबा, केपी में जितने करप्शन के केसेस खुद आपके वहाँ के पीटीआई के मिनिस्टर सामने ला चुके हैं ना, उसी तरह जिस तरह वो आपके बानी पीटीआई जेल से बैठ के इंतबाह कर चुके हैं कि भाई कमेटी बनाई जाए, क्यों वहाँ पे केपी में इतना करप्शन हो रहा है। हाल ही में बता दूं कि केपी में प्लास्टिक गोल्ड की नीलामियों में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। क्या आपके जो मुशीर वजीर आला हैं वो इंसदाद बदनवानी की सरबराही में कायम कमेटी में शफाफ तहकीकात कर सकेंगे? ठीक है संदेला साहब, वो तो बुरा मान गई हैं। जवाब हम मांगते हैं तो बस इसी तरह का रद्द अमल आता है। हमने खैर अब ये बताएं आपके ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से क्या आप लोग की, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप लोग की कोलैबोरेशन हो, उसी के साथ ताउन करेंगे आप लोग। दूसरा, क्या ये जो इन्होंने पार्लिमानी कमेटियों से मुस्तफ़ी हुए उससे कोई रुकावट पैदा होगी निज़ाम में?
इंतजाम में तो उससे कोई रुकावट पैदा नहीं होगी ना जी। वो तो कोई उसका देखें, ये जो कमेटियां होती हैं, जैसे जैसे आज जो पब्लिक जुनैद अकबर साहब जिसको लीड करते हैं, वो अगर रिजाइन कर गए हैं या वहां पर नहीं आए, तो उनकी जगह पे नवीद कमर ने उसको मतलब कि चेयर कर लिया। तो वहां पर किसी किस्म का हुकूमती कामों में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जरूर फर्क पड़ेगा, लेकिन क्योंकि इनको समझ लेट आती है, इनको लेट पता लगता है कि ये क्या गलत। आपको याद है माजी में भी जब इन्होंने केपीके की असेंबली तोड़ी थी तो बाद में पछताते रहे कि हमने ये क्या गलती कर दी थी। तो इनको जरा लेट समझ आती है। हुकूमत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हुकूमती मशीनरी वैसे चलती रहेगी। और इस किस्म की देखें, इस किस्म की चीजों से किसी चीज को फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखें किसी जगह पे कोई इस पे कोई रिएक्शन आया, हाँ, आप ये देखें कि जो जीतने के अहल हैं या जो जीत सकते हैं, आपको लाहौर के हलके में देखें, आपको ख्वाजा साद रफीक से लेकर राना मशहूद से लेकर हाफिज नुमान से लेकर आपको मेन स्ट्रीम क़यादत जो है वो नजर आ रही है। इस तरह आप गुजरांवाले में चले जाएं तो वहां पर जो NA 66 है, जहां से ब्लाक फरूक तारड़ साहब नजर आ रहे हैं, आपको डेली बेसिस पे वहां पर 15 से 20 कॉर्नर मीटिंग नजर आ रही है, क्योंकि वो जीत सकते हैं। उनको पता है कि अवाम उनकी तरफ देख रही है। और वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां इलेक्शन लड़ेगी, लोग इसलिए वोट नहीं देंगे कि जीतने के बाद ना तो ये हल्के में नजर आते हैं और ना ये असेंबली में नजर आते हैं, ना वहां से लोगों के लिए कुछ सहूलियात लेके आते हैं, हल्के के लिए बजट लेके आते हैं, हल्के के लिए कुछ कैसा करते हैं। तो इनको लोग वोट क्यों देंगे? इस वजह से ये वोटर के पास जाने से वैसे ही कतरा रहे हैं। और ऊपर से 9 मई वाला जिस तरह इनको सजाएं हो रही हैं, इनकी जो असल चेहरे हैं वो लोगों के सामने आ रहे हैं, तो ये लोगों में जाने से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, कतरा रहे हैं। अच्छा, एक और नुसरत साहबा होती तो इसका बेहतर तौर पे जवाब दे सकती थी। उन लोगों का ये इल्ज़ाम था कि 5 माह से जो है बानिया पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जा रही थी, लेकिन कल हमने बिल्कुल एक सरप्राइजिंग सिचुएशन देखी कि तीनों बहनें भी बानिया पीटीआई से मिल गई और दर्जनों कारकुन भी वहाँ पर मौजूद थे। अब ये उन्होंने कहा कि भाई हुकूमत नहीं मुलाकात करने दे रही थी। क्या ऐसा ही था कि अब हुकूमत जो है वो अदालती हुक्म पर अमल कर रही है? ये जो इल्ज़ाम लगाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सिवाय इल्जाम लगाने के और है क्या? कभी वो कहते हैं कि जी सांप काट गया, कभी कहते, अब देखिए अंदाजा करें जरा, इतने हाई प्रोफाइल जो कैदी हैं, मैं हाई प्रोफाइल इसलिए कह रहा हूं कि साबिक वजीर आज़म है और उनकी अहलिया, साबिक वजीर आज़म की अहलिया खातून अव्वल है। इस ऐसा कहीं पे होता है कि उनको प्रोटोकॉल में उनको गंदा पानी दे दिया जाए, उनको बासी खाना दे दिया जाए, और दूसरी तरफ जब अस्पताल में जाते हैं, वहां पर जो अदालत में जाते हैं, तो अदालत से इंक्वायरी कराई जाती है तो उसमें बताया जाता है जनाब ये देसी बकरा खा रहे हैं, देसी मुर्गी खा रहे हैं, राने खा रहे हैं, और वो नाश्ते कर रहे हैं, वो फ्रूट इनको मिल रहे हैं जो किसी आम पाकिस्तानी की दस्तरस से बाहर है। तो ये जो इल्जाम लगाना और करना है, ये सिर्फ, और देखें ना, कल आपने अगर उनकी मुलाकात करवाई है तो क्या उससे क्या हुआ है? क्या मुलाकात से पाकिस्तान के अवाम को, अगर बड़ा लीडर हो ना, जेल में भी बैठा हो, तो उसको फिक्र होती है कि वो बैठ के सोचता है कि मेरे मुल्क के साथ क्या रहा है। मुझे याद है अडयाला में भी मुझे मतलब कि ये शर्फ हासिल हुआ कि मियां मोहम्मद नवाज साहब से मुलाकात करूं, मैं पाकिस्तान आया हुआ था। कोट लखपत जेल में भी आप बिलीव करें कि जो हमें 10, 12, 15 मिनट या आधा घंटा वहां पे उनके पास बैठने का मौका मिलता था, वो सिर्फ बिजली के बिलों पर बात करते थे, वो डॉलर पर बात करते थे, वो पेट्रोल महंगा होने पर बात करते थे, और वो इस चीज पर बात करते थे कि इस हुकूमत को अगर काम करने दें, इनको शौक पूरा करने दें, लेकिन खुदारा इनको जाके बताएं, असेंबलियों में समझाएं कि हाथ हल्का रखें, लोगों की खिदमत करें। लेकिन क्या खान साहब की मुलाकात करवाने के बाद ऐसा कोई मैसेज आया? एक ही मैसेज आया कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और आसम मनीर साहब के खिलाफ, फील्ड मार्शल के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, सिवाय उल्टे पुल्टे बयानात के बाद तो इनकी मुलाकात मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। ये कुछ ससुराल तो आए भी नहीं ना हुए, जेल में गए हुए हैं, इन पर केस है, मुजरम है, सजाएं काट रहे हैं। बहुत शुक्रिया परवेज संदिला साहब, और नुसरत साहिबा का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहरहाल उन्होंने पूरा वक्त नहीं दिया, लेकिन इस वक्त जो वतन अजीज़ को जिस चैलेंज का सामना है वो हम सब बात कर चुके हैं। इस वक्त बारिश और सैलाब, इससे मिलकर हमें नबरदाजमा होना है। इस वक्त जो है पाकिस्तान किसी भी सियासी निज़ाम को डीरेल करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही समझना होगा। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह निगहबान।